नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई क्लास जो कि चैप्टर 14 है। NCERT क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 14। चैप्टर 13 हमने अपने इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा अध्याय है वो है जल, यानी कि वाटर। बहुत ही आवश्यक तत्व जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जल केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी जीवन मौजूद हैं इस धरती पे सभी को जल की आवश्यकता है ही, किसी न किसी रूप में उनके अस्तित्व के लिए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जल। और जल के बारे में हम जानेंगे, कैसे जानेंगे? प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए ढेर सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बोर्ड पे। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। और फिर हम जानेंगे कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा, और हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, और वर्षा के जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह चैप्टर 14वां है, साइंस का, क्लास 6 के NCERT का चैप्टर है ये। तो आइए हम बात करते हैं वाटर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। हमारा जब उठना होता है, जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारा जल का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। हमारे घर के सभी सदस्य जल का उपयोग करते हैं विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम सुबह से जब से उठते हैं और देर रात तक जब तक हम सोते हैं कितना जल हम प्रयोग करते हैं? यदि आप खुद का केवल निकाल लें, यदि आप ऐसे ही सामान्य रूप से कोई आंकड़ा प्रस्तुत करें या फिर ऐसे ही कुछ औसत दे पाएँ इसके बारे में कि कितना पानी खर्च करते होंगे, तो आप पहले जोड़िए, खुद का जोड़िए, फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों का जोड़ के साल भर का अगर पानी निकालिए तो पता नहीं कितने हज़ार लीटर आप पानी खर्च करते होंगे। यदि सामान्य अवस्था में बात करें जहाँ पे पानी उपलब्ध होती है ठीक ठाक, अब कुछ ऐसा भी स्थान है जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। कई लोगों को बहुत लंबी कतारें लगानी पड़ती है पानी को लेने के लिए। वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे मार झगड़े और कई सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। काफ़ी स्थिति ख़राब होती है वहाँ। पानी पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो सामान्य स्थिति में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे सामान्य स्थिति में हमें 24 घंटे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, यदि वहाँ की बात करें तो यदि आप शुरुआत करेंगे सुबह से, यानी कि जब आप उठते हैं सुबह, तो मान लीजिए यदि आप ब्रश करने जाते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आप अपने ब्रश करने में बर्बाद करते हैं। उसके बाद यदि आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में मान के चलिए कि एक बार में कम से कम 5 से 7 लीटर आप पानी ख़त्म कर देते हैं। यदि आपके घर फ्लैश सिस्टम लगा हुआ है तो फ्लैश सिस्टम में और ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि उसकी जो टंकी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और कई बार वो आवश्यकता से ज़्यादा पानी फ्लैश कर देती है। और टॉयलेट आप दिन में पता नहीं कितने बार जाते होंगे, मुझे लगता है कि 7-8 बार जाती होंगी। तो जोड़ लीजिए, यदि 5 लीटर भी मान लिया जाए, न्यूनतम मैं कह रहा हूँ 5 लीटर, तो कम से कम 40-50 लीटर के आसपास आपका केवल प्रतिदिन टॉयलेट करने में ही आपका पानी बर्बाद हो जाता है। जब आप नहाते हैं तो यदि आप एक बार भी नहाते हैं दिन में तो कम से कम 20 लीटर पानी आप खर्च करते हैं। आप अपने पीने के लिए सामान्य देखा जाए यदि कितना भी कम पानी पिएंगे तो कम से कम 2 से 3 या 4 लीटर आप पानी प्रतिदिन पीते ही होंगे। आपके बर्तनों के धुलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसमें कम से कम एक दिन की बात करें तो कम से कम 50 लीटर तो केवल बर्तन धुलने में चले जाते होंगे। कई बार जब बर्तन धुलना पड़ता है तो कपड़े धोने में कई सारे लीटर आपके पानी बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पता न कितना पानी हम बर्बाद करते हैं अपने जीवन में, कितना उपयोग करते हैं उसका। अब आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसे आप अपना उपयोग भी मान सकते हैं और आप इसे बर्बादी भी मान सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, हम कुछ ज़्यादा पानी उसमें बर्बाद करते ही हैं अपने उपयोग से ज़्यादा। जहाँ हम 10 से 15 लीटर में नहा लेते हैं आराम से, वहाँ हम 4-5 बार बाल्टी नहाते हैं। ऐसे लगता है कि जितने बाल्टी नहाएंगे उतने हम गोरे होते चले जाएंगे और उतने ही साफ़ होंगे। साफ़ होने के लिए पानी गिराने से आप साफ़ नहीं होंगे, उसमें विधियाँ होती हैं बहुत सारे नहाने की। आप अपने शरीर को मल कर उसे साफ़ कर रहे हैं या साबुन लगा के साफ़ कर रहे हैं तो वो साफ़ होता है। पानी गिरा लेने से केवल साफ़ नहीं हो जाएंगे आप। तो अब देखते हैं कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा आंकड़ा आप लोग लगाइए, घर पे बैठे हैं तो कम से कम पता तो चले कि कितना खर्च कर रहे हैं आप पानी।
दूसरा हमारा प्रश्न है कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। पानी तो हम उपयोग करते हैं अपने घरों में, तो जल हमें मिलता कहाँ से है। तो आप लोगों का बहुत सारा उत्तर हो सकता है इसके संदर्भ में कि हम हैंडपम्प से पानी हमें मिलता है, या फिर आप किसी पोखरे का नाम ले सकते हैं कि कहीं पोखरे से मिलता है, या फिर कहीं तालाब का पानी मिलता है, या नदी से पानी मिलता है, या फिर कुएं से पानी मिलता है। बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लड़के कहेंगे कि हमें टोटी से पानी मिलता है, नल से जो खोल के पानी निकलता है घरों में। तो वो जो नल का पानी आता है, जो टोटी का पानी आता है, उसका भी स्रोत कुछ ना कुछ इसी प्रकार से होगा जो हमने आधारभूत चीज़ें बताई, जैसे कि कुआं हो गया, या फिर पोखरा हो गया कोई, या फिर तालाब हो गया, या फिर नदी हो गई। तो यहाँ से ही उस स्रोत को लेकर फिर उसे टंकी में पहुँचाया जाता है, फिर वो आपके घरों में आता है। वो नल से पैदा नहीं होता है पानी, वो बस नल के सहयोग से आपके घर तक पानी ले जाया जाता है पाइपों के माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। समुद्र से भी हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समुद्र का पानी हम बहुत सारे कामों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जानवर या फिर हम खुद उससे पीने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खनिज लवण मिला होता है, यानी कि नमक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। इस कारण वो हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है और जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो ये हो गया कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में जो पानी आती है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होती है, वो लगातार आती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि उसका स्रोत ख़त्म नहीं हो रहा है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप जाके देखिए, जहाँ पे भी स्रोत हैं पानी के, आप देखेंगे कि विभिन्न महीनों में उसके जो जल स्रोत होंगे, यानी कि उसका जो स्तर होगा जल स्रोतों का, वो घट बढ़ रहा है। बरसात आने के ठीक पहले स्थिति बहुत ख़राब हो जा रही है आजकल गाँव में। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जा रही है। बरसात आने से पहले जो ज़मीनी पानी है, यानी कि जो भूजल है, वह बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे आ जा रहा है। नल काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंजन का प्रयोग कर रहे हैं पानी खींचने के लिए, तो उससे भी बहुत कम पानी निकल रहा है या फिर निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरह की समस्याएं अब उत्पन्न होना शुरू हो गई हैं। और इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रकृति ने जल चक्र का निर्माण किया है, यानी कि वाटर साइकिल का इसने प्रयोग किया है। यानी कि वाटर साइकिल के माध्यम से ही यह जलों को पुनः स्थापित करती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी पे बहुत सारा जल भंडारण मौजूद है, और पृथ्वी का एक बूंद भी कहीं जाने वाला नहीं है। यदि आप कहते हैं कि पृथ्वी से कभी पानी ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक गलत बात है। जब तक इसका वातावरण यहाँ पे मौजूद है, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जल कितना मौजूद है। यानी कि आप देखते हैं कि जो जिस जल का हम प्रयोग करते हैं, वो नालियों के माध्यम से फिर नालों में जाता है, नालों के माध्यम से वो नदियों में मिलकर सीधे चला जाता है समुद्र में। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे पास कितना उपयोग हेतु पानी मौजूद है, यही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक विशेष स्थान पर कितना पानी मौजूद है, वही महत्वपूर्ण है कि वहाँ के जीव जंतु किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इसका बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ तो कई जगह सूखा पड़ जाएगा, कई जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए प्रकृति ने जल चक्र का इस्तेमाल किया है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि जल का विलुप्त होना, कि किस प्रकार से जल विलुप्त होता है। आप देखते होंगे कि आपके घर में जो पोंछा लगता है, जिससे साफ सफाई होती है, या फिर आपके घर में कहीं पानी गिर गया है, या फिर जब बारिश के बाद आपके छत पे पानी लगता है, तो आप क्या सोचते हैं किस बात को कि कैसे वह कहाँ गायब हो जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो वो जो पानी होता है, असल में उसका वाष्पीकरण होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जब जल गर्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें वाष्पीकरण की क्रिया शुरू होती है, और वाष्पीकृत होकर वह हवा में मिल जाता है, वो भाप हवा में मिल जाता है। पौधों द्वारा भी जल की क्षति की जाती है, जैसा कि हमने पुराने चैप्टरों में इसके बारे में पढ़ा भी है कि यदि आप इसका प्रयोग करके भी हमने बताया था कि यदि किसी पेड़ के पत्तियों को आप किसी पॉलीथीन से बांध दें और उसे धूप में रख दें, तो आप देखेंगे कि उस पॉलीथीन पे छोटे छोटे पानी के बूंद इकट्ठा हो जाते हैं। असल में वो क्या हो रहा है, वो जो पानी वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जो बूंद बन के वहाँ पे चिपका हुआ है पॉलीथीन में, वो सभी पौधों द्वारा जो जल की क्षति की जा रही है उसी के कारण हो रहा है। यानी कि पौधों के पत्तियों के माध्यम से वेपराइजेशन का कार्य होता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए कुछ पानी अपना इस्तेमाल में लेते हैं, कुछ पानी का वह भंडारण भी करते हैं अपने शरीर में, लेकिन जो अतिरिक्त पानी बच जाता है उनका वह वाष्पीकरण कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश आने की संभावना अधिक होती है।
तो ये हो गया। तो अब जब ये क्रिया हो रही है, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, तो उसके बाद नंबर आता है बादल बनने का। वाष्पीकरण हुआ, सारा पानी जो है वह भाप में बदल गया। और ये तो मैंने बस ऐसे ही छोटे मोटे बताए वाष्पीकरण के उदाहरण। यदि आप समुद्री क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है, और समुद्र ही मेन कारण है। हमारे यहाँ जो पानी बरसती है उसका मेन कारण समुद्र ही है, क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक पानी निकलता है, यानी कि वाष्पीकरण द्वारा निकलता है। जैसा कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा भी था कि जैसे समुद्र के किनारे जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसमें जब पानी भर जाता है तो धीरे धीरे वाष्पीकरण द्वारा वह पानी उड़ जाता है, और जो खनिज लवण होते हैं वो वहाँ पे पड़े रह जाते हैं, यानी कि जो साधारण नमक रहता है वहाँ पे पड़ा रह जाता है और सारा पानी उड़ जाता है। तो ये सब जल चक्र की ही एक क्रिया है। अब सब जब वाष्पीकरण होता है तो फिर बादल बन जाते हैं। अब बादल कैसे बनता है? अब जब बहुत स्थानों पे वाष्पीकरण ऐसे होता रहता है, हमेशा वो होता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब सारा वाष्प एक साथ ऊपर उठ के जाता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है, तो ऊपर थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, और जब मौसम ठंडा होता है तो उनके अंदर एक तरह का सिकुड़न आता है, यानी कि जो वाष्पीकरण जो गैसें होती हैं, जो वाष्प की गैसें होती हैं, वह ऊपर जाकर एक दूसरे से चिपक जाती हैं, उसके अंदर सिकुड़न आता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यदि हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, और जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो फिर लिक्विड अवस्था में वह परिवर्तित हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्राकृतिक रूप में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का तापमान अधिक होता है और ऊपर तापमान थोड़ा सा ठंडा होता है। तो जो भी भाप बनकर ऊपर जाता है वो सभी ऊपर जाकर कुछ संघनित होने की क्रिया होती है, और सब इकट्ठा हो जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा नमी मौजूद हो जाती है। जब आसपास बहुत सारे वेपराइजेशन होते हैं, बहुत सारे वाष्प होते हैं, तो हमें उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं तो उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये संघनन की क्रिया होती होती कुछ समय ऐसा आता है कि बादल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो बूंदें छोटी छोटी वहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो नमी है, वो जो नमी है जो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, और जब वो भारी हो जाती हैं तो फिर वह धरती पे गिरना शुरू हो जाती हैं। हवाएं होती हैं तो हवाएं उन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस स्थान पे जो वेपराइजेशन हुआ है केवल वही पानी बन के गिरेगा। हवा के माध्यम से वह बादलें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, और हो सकता है कि 4-4, 5-5 100 किलोमीटर दूर जाकर वह कहीं बरस जाए। यहाँ की पानी कहीं और जाके बरस रही है। और यही क्रिया होती है समुद्र से भी जो बहुत भारी मात्रा में जो वाष्पीकरण होता है वो समुद्र में थोड़ी बरसता है। अब वो आता है हमारे मैदानी इलाकों में या फिर पहाड़ी इलाकों में जाके बर्फ़ के रूप में वो गिरता है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाके शुद्ध पानी हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें हमें यही देखने को मिलेगा। तो बादल बनने के बाद जब इसका संघनन होता है तो फिर पानी की बूंदें बनकर यह नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, और जब नीचे गिरती हैं तो चारों तरफ ये पानी आप देखेंगे कैसे पानी बहना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ पानी जो होता है वो धरती के द्वारा सोख भी लिया जाता है। असल में हैंडपम्प का इस्तेमाल करके जिस पानी को हम निकालते हैं, या फिर कुएं में जिस पानी का उभार उसमें आता है, यानी कि जो कुएं में जो पानी नीचे से निकलता है वो सब भूमि जल ही है। और ये जो भूमि जल आती है वो कहाँ से आती है? जब पानी बरसता है तो हमारे ज़मीन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्रों से होकर वह पानी धरती के अंदर चला जाता है। और जब अंदर चला जाता है तो वह जो जल स्रोत होता है वो हमें भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, जो वहाँ पे भंडारित रहता है, जिसका हम बरसात के बाद भी बहुत महीनों तक उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है कि वो बह जाता है खेतों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से, नालों में मिलता है, नालों से नदियों में मिलता है, नदियों से फिर वह जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो आपने देखा कि समुद्र का पानी हमारे उपयोग हेतु नहीं है, इसलिए प्रकृति ने यह व्यवस्था किया कि समुद्र का पानी लाकर सामान्य अवस्था में हमारे घर तक पहुंचा रही है। अब हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम जितना पानी बचा सकते हैं अपने लिए, पीने वाला पानी, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये चक्रण चलता रहता है। ये चक्रण ऐसे ही चलता रहता है, जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए पानी है, यहाँ पे कोई पानी का स्रोत है यहाँ पे, और सूर्य यहाँ पे निकला हुआ है और इसकी रोशनी इस पे पड़ रही है। ये गर्म होकर भाप बनकर धीरे धीरे उड़ेगा आसमान में।
धीरे धीरे आसमान में उड़ता रहेगा और इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती रहेगी और धीरे धीरे ये गायब हो जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर फिर ये बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार से बादलों का निर्माण होगा और जब ये बादल बहुत बड़े हो जाएंगे, यानी कि जब मौसम थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा होगा और इसमें इसके आयतन में वृद्धि होगी और ये बड़ी बड़ी बूंदों में बदल जाएंगी, तो ये फिर बारिश के रूप में धरती पे पुनः बरस देगी। किसी स्थान पे या फिर इसी स्थान पे बरस देगी। यहाँ का पानी वहाँ जाता है, वहाँ का पानी वहाँ जाता है और फिर इस प्रकार का जो पानी का स्रोत था हमें वह अधिक मात्रा में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह जल चक्र कार्य करता है। अब यहाँ पे जो पानी अतिरिक्त बरसा है वो सब नदियों के माध्यम से मिलकर समुद्रों में चला जाएगा। जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पे ये जाकर मिल जाएगा पानी। तो इस तरह का चक्रण इसमें चलता रहता है। तो अब हम कुछ गंभीर मामलों पे चर्चा करने वाले हैं, जो ये है कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। देखिए, पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है, बहुत अधिक पौधों की कटाई यहाँ पे की गई है और बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बनिक पदार्थों का या फिर ग्रीन हाउस गैसों का बहुत अधिक यहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। या इससे हो ये रहा है कि इसका जो संतुलन है, जो जलचक्र का संतुलन है, वह कहीं ना कहीं वह संतुलन बिगड़ जा रहा है। अब चूँकि यहाँ से बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वो ऊपर उठ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो इससे कई सारा दिक्कतें आ गई हैं। पेड़ पौधों की कमी की वजह से जो बारिश है वह एक समान नहीं हो रहा है। इससे हो ये रहा है कि किसी स्थान पर बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है और किसी स्थान पे इतना ज़्यादा पानी बरस जा रहा है असंतुलन की स्थिति में आके कि वो पूरा स्थान ही पूरा जलमग्न हो जा रहा है। यानी कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, तो इसे हम बाढ़ कहते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा। वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं वो भी उखड़ के उसके साथ बह जाते हैं। जो वहाँ पे मवेशी होते हैं, जो पालतू मवेशी होते हैं किसानों के, वो भी कई बार वो बह जाते हैं। और जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। इंसानों के अपने घर में बहुत अधिक नुकसान होता है और साथ में ही इंसानों के जान मान की भी हानि होती है उसमें। तो कई सारी समस्याएं आ जाती हैं यदि भारी वर्षा होता है तो। और यही उसके विपरीत कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, तो यही स्थिति फिर से बनती है। तो वहाँ पे सूखे की स्थिति बन जाएगी। जहाँ पे ये बाढ़ से पूरा पानी भर जा रहा है तो कहीं कहीं बारिश ना होने से पूरा सूखे की स्थिति पैदा हो जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो संतुलन था जल चक्र का वह बिगड़ना शुरू हो गया है। यदि सामान्य अवस्था में देखा जाए तो यदि किसी स्थान पे काफ़ी समय तक बारिश ना हो तो जो जल स्रोत होंगे वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर बारिश नहीं हो रहा है तो ये इसका वाष्पीकरण नहीं होगा। सूर्य तो उगेगा ही और सूर्य और तेज उगेगा यदि बादल नहीं होंगे वहाँ पे तो इसका वाष्पीकरण और तेज़ी के साथ होगा। तो जो भी जल के स्रोत मौजूद होंगे वो वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। भूमिगत जल हम धीरे धीरे नलों से निकाल के पीने अपने उपयोग के लिए और जब तक संभव हो सकेगा अपने जानवरों को हम बचाने का प्रयास करेंगे। अपने खेतों को हरियाली प्रदान करने के लिए, यानी कि अपने पौधों को पानी देने के लिए हम जल स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। और धीरे धीरे जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जल चक्र कार्य ही नहीं कर रहा है बेहतरीन ढंग से। तो पानी तो यहाँ पे वाष्पीकृत होके जा रहा है और खर्चे के लिए उपयोग किया जा रहा है और खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जब पानी बरस ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जल स्रोत धीरे धीरे सूख जाएंगे। भूमिगत जल है वो भी, इसका भी हम प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे वो भी सूख जाएगा। तो पूरा सूखा हो जाएगा और सूखे की स्थिति में सारे पेड़ पौधे सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। मवेशी यहाँ तक मर जाते हैं। अब जो भाई अपने पीने के लिए यदि बहुत कम पानी मौजूद है आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप अपने जानवरों को पिलाएंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे समय में कोई भी जीव जो है वो बहुत ही निर्दयी हो जाता है। वो किसी भी स्थिति में स्वयं के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करेगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो अब खुद मर जाएंगे लेकिन अपने गाय भैंसों और बकरियों को पानी देंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें बहुत सारे पशु भी मारे जाते हैं, लोग भी मारे जाते हैं। जो लोग मजबूत होते हैं ऐसे स्थिति में बच जाते हैं, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति सूखे की स्थिति में या फिर बाढ़ की स्थिति में मारे जाते हैं। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है, इसी समस्या से संबंधित समाधान हम इसमें पा सकते हैं कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं।
विभिन्न प्रकार के उपायों से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसे ये साइकिल चलता रहता है और कई बार साइकिल बिगड़ भी जाता है, जल चक्र बिगड़ जाता है तो काफ़ी स्थिति भयावह हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम जल को संरक्षित करने के लिए खुद अपने घर पे इस तरह का प्रयास कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी फालतू बर्बाद ना करें, केवल उतने ही पानी का इस्तेमाल हम करें जितना हमारे लिए आवश्यक है, या फिर किसी प्रकार से पानी का बर्बादी रोकें। आजकल देखते हैं कि जैसे कि घरों में बहुत अधिक पानी बर्बाद होता है, जैसे कि जो खासकर जो फ्लैश सिस्टम लगा रहता है टॉयलेटों में, उससे बहुत अधिक मात्रा में पानी बह जाता है। आप लोग को तो केवल बटन दबाना होता है, एक बार बटन दबाते हैं और सारा पानी वो बहा ले जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। यदि आपके घर में आरओ प्यूरीफायर लगा हुआ है, वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आप 15 लीटर पानी शुद्ध कर रहे हैं, यानी कि आपके उसके टंकी में 15 लीटर शुद्ध पानी आ रहा है, तो कम से कम 30 लीटर पानी वह बर्बाद कर देता है, यानी कि दुगना पानी वह ऐसे नाली में बह जाता है। उस पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो पानी अशुद्धि के रूप में निकलता है वो इतना जहरीला नहीं होता है कि उसका कोई प्रयोग न किया जा सके। बहुत लोग उसको छूने से डरते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो प्रयोग हेतु पानी आप उसे पी नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने कपड़े धुल सकते हैं, या फिर अपने पौधों में उसे डाल सकते हैं, या फिर अपने घर की सफाई के लिए उसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। उसे नाली में मत बहने दें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जिससे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जल संरक्षित करना क्यों आवश्यक है? आप कहेंगे तो समुद्र में पानी भरा ही हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि धरती का एक बूंद भी कहीं इधर से उधर जाने वाला नहीं है। जल संरक्षण का मतलब ये हुआ कि ये धरती के जल संरक्षण की बात नहीं कर रहा है, ये ऐसे स्थान के जल संरक्षण की बात कर रहा है जहाँ पे आप निवास करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जहाँ निवास करता है वह अपने अपने निवास स्थान को यदि ठीक ढंग से वहाँ पे जल का संरक्षण करे तो जल की समस्या वहाँ पे दूर हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि समुद्र का पानी हमेशा मौजूद होगा यहाँ पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास कितना प्रयोग हेतु यानी कि शुद्ध जल मौजूद है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें जल को दूषित होने से बचाना होगा। बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जो गड्ढे होते हैं या फिर नलकूप या मतलब पोखरे होते हैं या फिर तालाब होते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे गंदे केमिकल्स या फिर गंदी चीज़ें सड़े गले जानवरों को उसमें हम फेंक देते हैं, तो वो जल दूषित हो जाता है। फैक्ट्रियों से निकले हुए पानी भी उस जल को दूषित कर देती हैं पूरी तरह से। अब दूषित होने के बाद क्या होता है, हमारे पास सामने पानी मौजूद होने के बावजूद भी हम उसका प्रयोग अपने पीने के लिए या फिर अपने मवेशियों के लिए या फिर अपने पेड़ पौधों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जल होने के बावजूद भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह दूषित हो चुका है या फिर हमने उसका संरक्षण नहीं किया। तो उसे हमें दूषित करने से बचाना होगा, क्योंकि बहुत स्थिति भयावह हो जाएगा। आपको पता है कि समुद्र में इतना अधिक पानी होता है। प्रदूषण का मतलब क्या होता है आपको पता है कि यदि आपके पास शुद्ध पानी नहीं पीने के लिए है तो पानी होते हुए भी आप प्यासे मारे जाएंगे। और यही स्थिति होता है समुद्र में। समुद्र में जब कोई नाविक भटक जाता है और उसे उसका पानी का स्रोत यानी कि जो पानी धरती से लेके गया रहता है मीठा पानी, वो उसे नहीं मिलता है, तो चारों तरफ उसके पानी होता है, लेकिन वो सब पानी बेकार होता है उसके लिए। वो वहाँ पे प्यासे मर जाएगा। या तो अगर समुद्र का पानी पीने का वो प्रयास करेगा तो उसकी किडनियाँ खराब हो जाएंगी, उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे और उसकी डेथ वहीं पे हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हम जहाँ पे भी आसपास हैं वहाँ पे शुद्ध पानी इकट्ठा करना, ऐसे प्रावधान करना कि वहाँ पे शुद्ध रूप से पानी इकट्ठा हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और अधिक से अधिक पानी के फालतू बर्बादी को रोकना चाहिए। अंतिम चीज़ ये है कि वर्षा के जल का संग्रहण हम किस प्रकार कर सकते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो वर्षा का जल है वो विभिन्न क्षेत्रों से होकर हमारे क्षेत्र तक, कहा जा सकता है कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य कर रही है कि वो प्रकृति बहुत सारे क्षेत्रों का पानी लाकर हमारे यहाँ दे रही है। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कैसे उसे संरक्षित करें या फिर किस प्रकार से संग्रहण करें उसका। पुराने समय में जब इतनी युक्तियाँ, इतने ये कंक्रीट की चीज़ें नहीं थी, तो वो धरती अपने आप इस चीज़ को काम करती थी, धरती अपने आप इस चीज़ का काम करती थी। लेकिन अब स्थिति खराब हो गई है। अब मानव जाति का जितना मकान है सब कंक्रीट से बना हुआ है, रोड जो है वो कंक्रीट से बने हुए हैं, और उसके बाद अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मानव जाति रह रहा है वहाँ पे मिट्टी वो छोड़ ही नहीं रहा है कि जहाँ पे मिट्टी वहाँ पे दिख सके कि हाँ वहाँ मिट्टी मौजूद है।
पूरा वो फर्श बनवा दे रहा है, पूरे में टाइल्स लगवा देगा या फिर पूरा कंक्रीट बिछवा दे रहा है। तो इसमें ये होता है कि जब कंक्रीट या कोई फर्श आप बनवा देंगे तो वहाँ पे जो वर्षा का पानी गिरेगा वो तेज़ी के साथ बह जाएगा, वो वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे उसका रिसाव ही नहीं हो पाएगा। और धरती के अंदर पानी मौजूद होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो जल स्रोत होता है, हमारे जो धरती के अंदर जो जल होता है उसका प्रयोग हम साल भर करते हैं। बरसात में तो चलिए पानी आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अन्य महीनों पे आपकी क्या स्थिति होगी। तो जितना मात्रा हमारे जल के अंदर भूमिगत जल जितना मौजूद होगा उतना ही हमारे लिए सुविधाजनक होगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले जब पानी बरसता था तो धरती सोख लेती थी पानी को, तो साल भर वो पानी हमारे लिए पर्याप्त होता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि पानी जैसे ही बरस रहा है पानी सब बह जा रहा है, कुछ हमारी गलतियों के कारण। हम पेड़ पौधों को नहीं लगा रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस स्थान पे पेड़ पौधे या फिर घास से ज़्यादा उगे रहते हैं वहाँ पे पानी देर तक रुकता है, और यानी कि पानी उसमें फंस जाता है उनके जड़ों में, और फंसने की वजह से वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो भी भुरभुरी होती हैं, यानी कि उसमें भी जो घास होते हैं वो बड़े बड़े छेद बना देते हैं उसमें, या फिर जो पौधे होते हैं उनसे उनके जड़ों से उसमें छेद बन जाते हैं। तो सब पानी जो होता है वो रिसाव होकर धीरे धीरे अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे घास मौजूद नहीं रहेगा, जहाँ पे पेड़ पौधे मौजूद नहीं रहेंगे तो वहाँ पे स्थिति ख़राब हो जाएगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक नया परंपरा निकला हुआ है। देखिए, आप यदि आपके पास घास मौजूद है, यदि ज़्यादा घास है तो आप दूसरे महीनों में उसकी सफाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि घास हमेशा बरसात के महीनों में बहुत बड़ी हो जाती है, और आपके घर के आसपास यदि बड़ी घास है तो आपके लिए ज़रूरी वो ठीक चीज़ है। यदि वर्षा होगा तो वर्षा का पानी वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकेगा, और उन घास के जड़ों के वजह से धरती के अंदर ज़्यादा वर्षा का पानी जा पाएगा। लेकिन आजकल लोग घास जलाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं घास खत्म करने वाली, उसका वहाँ पे छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करने के बाद वो घास ख़त्म हो जाती है और पूरा मैदान पूरा एकदम साफ़ हो जाता है, और फिर जब पानी बरसता है तो सारा पानी बह जाता है। तो कुछ युक्तियों को हम अपना सकते हैं, जैसे कि हम छत पे भी जहाँ हमारा छत पे जो बरसात होता है उसके पानी को हम किसी टंकी में उपयोग होते इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वहाँ पे उसका संग्रहण कर लें और फिर साल भर उसका इस्तेमाल करें, उसे हम छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। या फिर दूसरी युक्ति ये है कि हम जो धरती का पानी या फिर जो हमारे छत का पानी आ रहा है, बहुत सारा जब देखते होंगे जब पानी बरसता होगा तो पाइपों के माध्यम से बहुत सारा पानी गिरता है और सब बह जाता है, सब नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो ऐसे पानियों को बहने से बचाने के लिए आप बड़े बड़े गड्ढे बनवा सकते हैं, जैसे हम सामान्य रूप से सोख्ता का नाम लेते हैं। आप धरती के अंदर सोख्ता का निर्माण करवा सकते हैं, और अपने छत का जो पानी है इसे आप पाइप के माध्यम से इसमें लाकर डाल सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो भी पानी इसमें गिरेगा वो सोख्ता के माध्यम से, ये जो धरती में सोख्ता बनवाया है आपने, इसके माध्यम में वो सब कुछ धरती के अंदर चला जाएगा। यानी कि आपका जो वाटर लेवल होगा आपके धरती के अंदर का, जहाँ पे आप निवास स्थान है आपका, वहाँ पे उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो साल भर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी पानी की। तो ये सारी चीज़ें थी जल के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और चैप्टर पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।